नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं निहारिका शाहबे और हमारे साथ आज मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। वीरेंद्र जी एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम ग्रामोदय है और इसका मकसद सामाजिक मुद्दों को उठाना है और इसके साथ ही लोगों को एक साथ लेकर चलना है और पंचायती राज की मजबूती और किसानों की प्रगति के लिए अभियान करना है। स्वागत है सर आपका। जी, सर बहुत सबसे शुक्रिया निहारिका जी। जी, सबसे पहले बताएं कि ये ग्रामोदय अभियान क्या है? देखिए, ग्रामोदय अभियान एक यूं कह सकते हैं कि एक सामाजिक कैंपेन है, सोशल अभियान है, जो हमारा संगठन ग्रामोदय न्यास पिछले अब आज हम 2020 में हैं, तो पिछले 8 वर्ष से लगभग 7.5-8 वर्ष से संचालित कर रहा है हरियाणा में। और इस कैंपेन के माध्यम से हम प्रदेश में पंचायती राज के जो संस्थान हैं, खास तौर पर जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायतें हैं, उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराते हैं, आभास कराते हैं कि साहब आपको कानून में कौन कौन सी ताकतें हासिल हैं, आप उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। उनके साथ निरंतर उनके प्रशिक्षण के काम में भी मदद करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो कालांतर में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी ने भी उस चीज को एक तरह से यूं कहिए एंडोर्स किया, केंद्र की सरकार ने भी एक अभियान के रूप में लिया, ग्रामोदय से भारतोदय अभियान सरकार ने संचालित किया। 2014 में जो नमो वन आप जिसे कह सकते हैं, उस सरकार ने उस ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का जो सेंट्रल थीम था कि गांव की पंचायत की जो ग्राम सभा है, यानी गांव के सभी मतदाता हैं, उनको इस बात का एहसास रहना चाहिए कि वास्तव में गांव के विकास की प्रक्रिया में उनकी भूमिका क्या है, उनकी ताकत क्या है। अक्सर अब तक वो कोई ध्यान नहीं करा रहा था। तो जब ये अभियान आया, संयोग से सुखद बात हम ये कह सकते हैं कि उससे कुछ वर्ष पहले से ग्रामोदय अभियान के तहत ग्रामोदय न्यास इसी पैटर्न पर, इसी दिशा में हरियाणा में ग्रास रूट पर काम कर रहा था। ये सिलसिला आज भी जारी है और इसके तहत, इसके अलावा हमने बहुत विस्तार नहीं हम कर पाए, लेकिन शुरुआत कर दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों के सहयोग से छोटे छोटे पुस्तकालयों के निर्माण का एक सिलसिला शुरू किया है। गांव के लोग अपने 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 नौजवानों के लिए, अपने लोगों के स्वाध्याय के लिए छोटे छोटे पुस्तकालयों का संचालन करें, ताकि पढ़ने लिखने की एक परंपरा, एक संस्कार, एक स्वभाव ग्रामीण अंचल में नौजवानों के बीच में खास तौर पे पैदा हो। और इसका एक जो दूसरा बड़ा लाभ मिल सकता है, जहां पर ये पुस्तकालय बने हैं या बन रहे हैं, कि वहां पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले बच्चे, उनको पढ़ने के लिए, बैठने के लिए न केवल स्थान मिलता है इस बहाने से, बल्कि उनको पुस्तकें भी सुलभ हो जाती हैं। जी, बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं सर आप। और आज के टाइम पे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ग्रामीणों के लिए और ग्रामीणों के बच्चों के लिए, जो आज के नौजवान हैं, आगे चलने वाले नौजवान हैं, उनकी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। वहीं आज 21 जून है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और ये दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देके की थी। योग का महत्व हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा है। शरीर की शांति, मन की शांति, आत्मा की शांति के लिए योग बहुत जरूरी होता है। मांसपेशियां हो, दिल की बीमारी हो या फिर विकलांगता तक हो, योग क्षमता रखता है कि इन सब बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर सके। लेकिन आज के समय में लोगों को खाने तक का समय नहीं है, योग तो भूल ही गए हैं। वहीं अब एक ट्रेंड सा आ गया है जिम, जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, जिम की ओर भाग रहे हैं। सर, इसी संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये बताएं कि योग का महत्व क्या है, और दूसरा अगर आप थोड़ी से इतिहास से अगर अवगत करा सके। शुरू मुझे लगता है कि योग कोई ऐसी विद्या है क्या जिसको प्रधानमंत्री जी ने खोजा हो या स्वामी रामदेव जी ने खोजा हो। ये भ्रम किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा कि योग हमने खोजा, कभी भी स्वामी रामदेव जी ने नहीं कहा, या श्री श्री रविशंकर ने नहीं कहा कि हमने योग खोजा। योग
मेरी, आपकी, नरेंद्र मोदी जी की, रामदेव जी की, श्री श्री रविशंकर जी की और अमेरिका से लेकर के दुनिया में जहां कहीं भारतवंशी बैठे हुए हैं, हम सबके पूर्वजों ने हजारों हजार वर्ष पहले योग की विद्या को खोजा था। और योग बहुत सरल भी है और बहुत उसके एक कॉम्प्लिकेटेड विज्ञान भी है। तो उसके बहुत सारे उसकी परिभाषाओं पर अगर हम जाएंगे तो भी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर योग को अगर सार में कहना हो, परिभाषित करना हो, तो योग जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने की कला का एक नाम भी योग है। जी, बिल्कुल जीवन सही। को जी। संतुलित होकर के जीना, यही योग है। और जीवन को संतुलित जीने में जिन जिन चीजों का महत्व है, उनका उनका हल्का सा जिक्र मैं करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। जीवन को संतुलित जीना है तो हमारे पूर्वजों ने, महर्षि पतंजलि और उनसे पहले भी बहुत लोगों ने इस पर काम किया होगा, कि शरीर और मन की शुद्धता, शुचिता, सफाई, ये सबसे पहली आवश्यकता है। अब कोरोना आ गया ना, कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण किस चीज पर ध्यान दे रही सारी दुनिया? अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो मारे जाएंगे, वो है सैनिटाइजेशन। हाथ शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे, शरीर शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो कोरोना शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब कल्पना करिए कितने महान पूर्वज रहे होंगे। हमारे पूर्वजों ने, महर्षि पतंजलि ने, या उनकी पीढ़ी के और लोगों ने, या उनके बाद के लोगों ने निरंतर ये कहा कि अगर आपको वास्तव में योगी होना है तो शरीर की शुचिता, शौच, साफ सुथरा होना, और केवल उतना नहीं, भीतर तक, मन तक शुद्ध होना, साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। तो योग का एक हिस्सा है तन, मन और फिर आत्मा तक की शुचिता। जी। इस शुचिता के कुछ फिजिकल डायमेंशन हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस हैं। और फिजिकल डायमेंशंस में जब हम शुचिता, शुद्धता की बात करते हैं, उसके बाद फिर है शरीर को अभ्यस्त करना। कुछ उसमें प्राणायाम उसका एक हिस्सा है, योगासन अलग अलग प्रकार के उसका एक हिस्सा है, जो आपके शरीर को बिल्कुल हिट फिट रखने का दमखम रखते हैं। मैं योग और कोरोना को बार बार जोड़ना चाहूंगा। अगला आपका प्रश्न है इससे पहले, वो ये कि मैंने पहले कहा शुचिता का संबंध कोरोना से, संग्राम से है। योग वाले, हमारे योगी जन पहले से कहते हैं सफाई रखो साहब। हिंदुस्तान में खाना खाने से पहले हर माँ कहती है चल बच्चे हाथ धो के आ। दुनिया में पता नहीं कोई कहता है कि नहीं, हम तो कहते हैं साहब। दूसरा जो जब कोरोना होता है ना किसी को, तो कोरोना जब होता है तो कहां हमला करता है सबसे ज्यादा? श्वसन तंत्र पे, लंग्स पे, फेफड़े पे, सांस लेने में दिक्कत आती है, तभी तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अब योग का एक बड़ा हिस्सा प्राणायाम है। प्राणायाम में हम करते क्या है? हम श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग प्रकार का जो योग है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, या उसकी और जो दूसरी विधियां हैं, उसमें हम करते क्या है? सांसों का नियमन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करते हैं। ऐसा ही है ना? तो जब आपके शरीर की लंग्स की कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी तो आप महामारी से लड़ेंगे। आप योगी होने के कारण शुद्ध स्वच्छ रहेंगे तो आप बीमारी से कायदे से लड़ पाएंगे। आपकी टिप्पणी में बहुत सारे सवाल थे, उनका लगे हाथ उत्तर देता चलूं या आप कुछ बीच में पूछ रही थी? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जहाँ योग के इतने सारे फायदे होते हैं, तो आज के युवाओं के दिमाग में ऐसा क्या हो गया है कि लोग जिम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? और इस पे आपकी क्या राय है कि जिम में भी जाना वही होता है, पर योगा भी वही एक्सरसाइज ही, एक आज के टर्म को अगर हम बोले एक्सरसाइज है, तो वो वर्ड ही आती है, तो पर योगा से क्यों भाग रहे हैं लोग? मैं ये कह रहा हूं कि योगा से पहले भाग रहे थे। 5, 4, 8 साल पहले लोग योग से दूर रहे होंगे या भाग रहे होंगे। अब तो ट्रेंड बदल रहा है निहारिका जी। अब लोग योग की तरफ भाग रहे हैं। अब व्हाइट हाउस में भी योग हो रहा है, अब फ्रांस के प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी योग हो रहा है। दुनिया के 190 से अधिक देश 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑफिशियली योग करते हैं। तो दुनिया योग की तरफ आ रही है। भारत में 2, 4, 10 लाख नहीं, कई करोड़ लोग
योग दिवस पर ही नहीं, साधारणतया रोजाना योग कर रहे हैं और निरंतर योग की तरफ आ रहे हैं। कोरोना के काल में तो खास तौर पर ये ट्रेंड और ज्यादा प्रबल हुआ है। अलग अलग जो हमारे योग कराने वाले ऋषि मनीषी हैं, उनमें मैं बार बार स्वामी रामदेव जी का नाम लूंगा क्योंकि उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हाल ही के समय में। तो उन्होंने करोड़ों लोगों को योग के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। अब कभी कभी हम ना अपनी नई जनरेशन पर सवाल ही खड़े करते रहते हैं सारा दिन, ये तो गलत दिशा में जा रहे हैं साहब, इनका ट्रेंड खराब हो गया है, मैं जाने कहाँ भागे जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि उनको आप सही चीज जब बताते नहीं है तो गलत रास्ते पर जाते हैं। आपने बेहतर ढंग से योग को उनको अब तक बताया नहीं, अब योग उनको समझ में आना शुरू हुआ है, तो नई पीढ़ी बड़ी संख्या में योग की तरफ जा रही है। रही बात जिमिंग की, जिम में जिस तरह से शरीर के साथ शरीर को कसरत वो कराते हैं, तो मुझे ये एहसास और आभास है, मैं भी कुछ दिन जिम गया हूं, कभी कभार मेरे साथी मुझे भी जिम जाने के लिए, ले जाने के लिए प्रेरित या प्रेशराइज करते हैं। तो जिम में शरीर के साथ एक्सरसाइज करते समय जिद की जाती और ज्यादा शरीर के स्वभाव के विपरीत जाकर के बहुत कड़ी एक्सरसाइज करके शरीर में कई तरह की, मुझे लगता है, जटिलताएं पैदा करने का प्रयास होता है। उसके कुछ लाभ भी होते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन योग में कुछ भी प्रकृति विरुद्ध नहीं है, कुछ भी शरीर के विरुद्ध नहीं है। शरीर को उसके नेचुरल फॉर्म में लाने की बात की जाती है। भोजन करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे तो सीधे तौर पर आपकी अंतड़ियों को, आपके पाचन तंत्र को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और कुछ ऐसा नहीं होगा जैसे शरीर पे बहुत घना प्रेशर पड़ गया हो, मुसीबत पड़ गई हो, पसीने इतने ज्यादा निकाल दिए हो कि आपको लगने लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जिम जाना गलत नहीं है, जिम जाने के अपने लाभ हैं, परंतु हम ये कहते हैं योग जिम से आगे की ज्यादा स्पेशलाइज्ड आर्ट का नाम है। इसमें संगीत है, इसमें कोमलता है, इसमें आत्मा तक बात जाती है। जिम शरीर पर रुक जाता है, योग आपको आपके मन आत्मा तक लेकर जाता है। ये अंतर जिम में और योग में है। अब तो दूसरा एक जो नया ट्रेंड है, मैं यहाँ चंडीगढ़ में देखता हूं कि जो जिम है, अधिकांश जिम अब योग के ट्रेनर भी अपॉइंट करने लग गए। तो आप अगर जिम जाते हैं और आप कहें कि नहीं साहब मुझे तो योग सीखना है, तो आपको वहां योगा ट्रेनर भी मिल जाते हैं। और हम तो ये कहते हैं साहब जिम ये जिम जाके करेंगे क्या, हालांकि जिम वाले जो है वो मेरे खिलाफ रट लेके खड़े हो सकते हैं जब भी मैं बात कहता हूं, परंतु सच्चाई ये है कि टेलीविजन, यूट्यूब, अब बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतरीन ढंग से योगाभ्यास करने के तरीके सिखाने वाले दुनिया भर के वीडियोस पड़े हुए हैं। उनको देखकर भी आप बेहतरीन, सरल, सुगम जीवन को आनंदित करने वाला, सुखमय बनाने वाला योग निरंतरता में कर सकते हैं। योग दिवस की हिस्ट्री पर अगर आप कहें तो मैं यही बताना चाहूंगा कि भारत की प्राचीन विद्या, भारत वाले उसको भूल रहे थे। धीरे धीरे 1947 में जैसी तिरंगियों का झंडा हमने उतार दिया, हमारा फिरंगियों का झंडा उतरा, यूनियन जैक लपेट के लंदन रवाना कर दिया और हमारा तिरंगा वो लाल किले पर चला गया। तो होना क्या चाहिए था कि भारत की ये सारी जो प्राचीन विद्याएं थी, चाहे योग था, आयुर्वेद था, संस्कृत में बहुत सारी ऐसा नॉलेज भरा पड़ा है जिसको किसी ने देखा नहीं था अंग्रेजी राज में, जिसकी अनदेखी हो रही थी, उसको निकाल करके सजाने, संजोने, संवारने और दुनिया के सामने रखने का समय था। लेकिन दुर्भाग्य से जो इस बीच में सरकारें रही, उनमें से किसी ने इसके लिए बहुत, जिसे कहते हैं सिंसियर एफर्ट्स, कंसर्टेड एफर्ट्स, ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं किए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास दुनिया को बताने के लिए योग जैसी लाइफ चेंजिंग और लाइफ को मस्त बनाने वाली प्रक्रिया थी, वो हमने दुनिया को कायदे से बताई नहीं। संयोग से योग ऋषि रामदेव जी महाराज और दूसरे और कई हमारे संत मनुष्यों ने दुनिया के सामने नए सिरे से योग को रखना शुरू किया। इसी बीच में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। हमें सुषमा जी को भी याद करना चाहिए जब हम आज योग दिवस की बात करते हैं। सारी दुनिया के सामने हमने ये रखा कि देखो भाई,
आप हेल्थ की बात करते हैं और हेल्थ के लिए पहले आप हेल्थ को केवल फिजिकल हेल्थ कहते थे, केवल शरीर में कोई रोग नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलनेस, आप उसको स्वस्थ कहते थे। अब धीरे धीरे डब्ल्यूएचओ ने यह मानना शुरू कर दिया कि खाली बीमारी ना होना स्वस्थ होना नहीं है, इससे आगे भी कुछ होना चाहिए। स्पिरिट तक, आपकी सोल तक, आपकी अंतरात्मा तक, अंतर मन तक प्रसन्न रहना चाहिए, तभी हम आपको स्वस्थ मानेंगे। तो वो काम करने का हमारे पास एक अचूक फॉर्मूला हजारों साल का साइंस पड़ा हुआ है और हम उसको योग कहते हैं। तो जब हमने सारी दुनिया के सामने ये विषय रखा, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया, डॉक्यूमेंटेड वे में उसको लेकर के गए, तो एक नहीं, दो नहीं, दुनिया के 190 से अधिक देशों ने योग दिवस, योग को स्वीकारा और फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए वो तैयार हुए। कुछ हल्ला जरूर हुआ, कुछ लोगों ने कहा मुस्लिम देश नहीं मानेंगे, क्रिश्चियन देश नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो हिंदू पद्धति है। हमने कहा हिंदू पद्धति है, ये हिंदू देश में पैदा हुई है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि इस पद्धति में कोई खामी है। पद्धति में कोई खामी है तो आइए बात कर लीजिए। अगर हिंदू संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने कोई इतनी बड़ी साइंटिफिक चीज खोजी है, तो आप उसका मूल्यांकन इस आधार पर मत करिए कि वो किसने खोजी, आप उसकी गुणवत्ता पर जाइए। दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया, योग का मूल्यांकन हुआ, आधुनिक पद्धति से मूल्यांकन हुआ और दुनिया के सारे देशों ने एक स्वर में योग दिवस मनाना स्वीकार किया। योग दिवस कुरान को मानने वाले भी मनाते हैं, योग दिवस पुराण को मानने वाले भी मनाते हैं और योग दिवस जीसस क्राइस्ट को मानने वाले या यहोवा या और जितने भी दुनिया के, और या किसी को भी ना मानने वाले हैं, वो भी आज मना रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। 5 योग दिवस आपको ध्यान है अब तक जो मनाए जा चुके हैं, बड़े व्यापक पैमाने पर मनाए गए हैं। कई लाख की संख्या में लोगों ने एक एक स्थान पर योग किया है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा योग दिवस, जैसे सब कुछ डिफरेंट है कोरोना काल में, अब की बार योग दिवस जो मनाया जा रहा है वो ऑनलाइन मनाया जा रहा है। डिजिटली हम देश दुनिया में उसको मनाएंगे और क्योंकि लॉकडाउन का दौर है, और इसीलिए इस बार योग दिवस का जो थीम है वो ये है कि योगा विद फैमिली और योगा एट होम, घर पर और परिवार के साथ योग। लाखों लोग एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है उसके आधार पर दुनिया भर में करने वाले हैं। हम इस बात का आनंद योग करके भी लें और इस बात को भी लुत्फ लें। मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि भारत के पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान को इस दिवस पर सारी दुनिया उसका लुत्फ लेती है। हमको इस बात पर भी थोड़ा सा तरंगित होना चाहिए, थोड़ा सा आनंदित होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपने एफर्ट्स की बात की थी कि एफर्ट्स नहीं किया गया पहले के समय में। अगर आने वाली जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी जो पढ़ाई लिखाई, जो सीख होती है, जो सोच होती है, वो स्कूल से शुरू होती है। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो योग को उसके साथ अगर हम जोड़े तो उसका कितना बड़ा रिजल्ट होगा और क्या महत्व होगा एजुकेशन सिस्टम में योग का? देखिए, योग जब हमने सारी दुनिया को सिखाना शुरू कर दिया, योग जब हमने सारे संसार को समझाना शुरू कर दिया और उसने समझना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से उसका एक दूसरा जो पक्ष है जो आपने जिसका जिक्र किया वही है कि मेरे आपके परिवारों के जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्यों ना उनको विद्यालय में उनके पाठ्यक्रम के तहत योग का अध्यापन शिक्षण किया जाए। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, उसी समय पतंजलि योगपीठ के सहयोग से उनके यहाँ से उनके कोऑर्डिनेशन में पाठ्यक्रम का हिस्सा योग को बनाया गया था। देश के कुछ और राज्यों ने भी शायद इस दिशा में कुछ प्रयास किए हों। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जिसको मैं दावे के साथ कह सकूं। हरियाणा में हरियाणा योग परिषद का गठन हुआ है पिछले वर्ष। डॉक्टर जयदीप आर्य उसके अध्यक्ष हैं और मेरी कल ही उनसे बात हो रही थी, तो डॉक्टर जयदीप आर्य ने ये बताया कि हम हरियाणा में भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारा प्रयास ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर जी इस दिशा में जो है संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि योग की विद्या को जो स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा बनाया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा से शुरू करना चाहिए और चरणबद्ध ढंग से
इसे फिजिकल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करके करें या नैतिक शिक्षा का हिस्सा बनाकर करें, जैसे भी करें, लेकिन पूरे देश में विद्यालयी शिक्षा से लेकर के और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी योग कराया जाना चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है निहारिका जी, किसी एक देश के संभवतः अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जुड़ी हुई ये घटना है। मैं दावे के साथ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष वो भारत आए थे। ये 10-12-15 साल की पुरानी ही बात है। तो वो किसी बड़ी बैठक को संबोधित करने वाले थे, किसी मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे। तो उस सभागार में जाने से पहले, मंच पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे कुछ एक मिनट एक अलग कमरे में बैठना होगा। तो जो आयोजक थे, एक बार की उनको भी समझ नहीं आया कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू डू। तो जब उन्होंने पूछा कि साहब वहां आप जाएंगे, कुछ और विशेष रिक्वायरमेंट तो नहीं है आपकी, तो वहां ये बात निकल करके सामने आई। बड़ी रोचक बात थी, बड़ी खुश होने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे अभी लोगों को एड्रेस करने जाना, उससे पहले मैं थोड़ी देर प्राणायाम और योग का अभ्यास करना चाहता हूं, ताकि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मैं उसको और अधिक कंसंट्रेट करके अपनी बात कह सकूं। तो योग की आवश्यकता मेरे स्कूल में जाने वाले बच्चे को भी है, मुझे भी है। हालांकि कम कर पा रहा हूं, ना के बराबर कर पा रहा हूं, शायद आज के कार्यक्रम के बाद और थोड़ा बढ़ा दूंगा। और वो जो राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो बहुत नियमित योगाभ्यास करते हैं। सबको उसकी आवश्यकता है, सबको उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। शिक्षा का हिस्सा बनेगा तो स्वाभाविक रूप से वो गहरे उतरेगा हमारे स्वभाव और संस्कार में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और स्पेशली कोरोना के वक्त में योग को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा। मैं लास्ट सवाल आपसे बोलूंगी, सवाल नहीं है, बस ये पूछूंगी कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे अपने युवा साथियों से, युवा मित्रों से यही कहना है कि भारत इस समय विश्व के सामने एक उदाहरण बनने की स्थिति में खड़ा हुआ है। हम एक लॉन्च पैड पर खड़े हुए हैं। चुनौतियां हैं, संकट है, कोरोना ने सबको जकड़ा हुआ है, सारा भूमंडल कोरोना की जकड़ में है। इस जकड़ में हमें अपनी चुनौतियों पर ऐसी पकड़ बनानी है कि हम सारी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण पेश कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह है कि भारत जिसे किसी के आगे हाथ न पसारने पड़े, न टेक्नोलॉजी के लिए पसारने पड़े, न किसी आर्थिक मदद के लिए पसारने पड़े, न दवा के लिए पसारने पड़े। भारत अपनी आवश्यकताएं स्थानीय तौर पर, लोकली, अपने दमखम पर पैदा करे। अब ये काम कैसे होगा? जब भारत को आत्मनिर्भर होना है तो भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए कोई लंदन से आने वाला नहीं है, कोई यूएस से किसी को इंपोर्ट करेंगे और उसके दम पर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस आह्वान का जो बेसिस है, उस आह्वान का जो आधार है, वो तो हमारा नौजवान है। नई पीढ़ी के हमारे सभी साथियों को ये संकल्प लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कि हम अपने जीवन को योगमय बनाएंगे। योगमय बनाएंगे का मतलब अपने जीवन को संयमित बनाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी रखेंगे, पॉजिटिविटी से भर देंगे, निराशा को चीर करके, फाड़ करके, उधेड़ करके रखने का अपने भीतर सामर्थ्य पैदा करेंगे। वो ऊर्जा हमको योग से मिल सकती है, कंटिन्यूअसली योगाभ्यास करने से मिल सकती है, भारतीय सदग्रंथों के अध्ययन से मिल सकती है, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों के बारे में जानकर गर्वोन्नत होने से मिल सकती है। और साथ में जब हम ये करेंगे तो एक अगला काम जो करना होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा पिछले मन की बात कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर आयुर्वेद है। आयुर्वेद के पास बहुत सारे समाधान हैं दुनिया के स्वास्थ्य की समस्याओं के, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते। आप आयुर्वेद का एक सूत्र कोरोना को लीजिए, मान लीजिए कोरोना की एक औषधि होने का दावा आयुर्वेद के आचार्य को ही करते हैं। हमारे मान लीजिए हरियाणा के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने कहा कि साहब मेरे पास आयुर्वेद की ये दवाएं हैं, ये कोरोना को ठीक कर देंगी। या मान लीजिए रामदेव जी के यहाँ से किसी शोध केंद्र ने कह दिया कि ये दवाएं तो ठीक करती हैं, लेकिन आपके कहने से कोई मानने वाला नहीं है केवल।
जी। दुनिया आपको मंजूर तब करेगी जब आप उन सारी चीजों को वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतार कर दिखाएंगे। तो हुँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया को जिस भाषा में योग समझ आता था हमने समझाया तो मान लिया। दुनिया को जिस भाषा में जिस तरीके से आयुर्वेद समझ में आना है, नई पीढ़ी के वैज्ञानिक उसमें नौजवान ही हैं स्वाभाविक रूप से, जी। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो रिसर्च करें, शोध करें और इन चीजों को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने रखें। हम ये सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि पतंजलि योगपीठ कोरोना की औषधि लेकर के जल्द सबके सामने आने वाला है और जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से दुनिया उनसे पहला सवाल क्या पूछने वाली है? रिसर्च क्या किया? क्या तरीका अपनाया था? आपने इसको ऑथेंटिकेट कैसे किया? तो अगर हमारे नौजवानों ने, बुद्धिजीवियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ठीक से काम किया होगा, तो सारी दुनिया भारत का अनुकरण करने वाली है। जी। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट वन डायमेंशन। देयर आर हुँ, एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यूथ कैन डू। हर फील्ड में इस तरह का काम करने की जरूरत है। एक और आह्वान करना चाहता हूं दिल से जी, जी, अपने जी। नौजवान साथियों से। जब भी आप आजकल नौजवानों से बात करते हैं ना, तो वो पता है क्या कहता है? कहाँ जाएं, पढ़ लिए, डिग्री ले ली, हुँ, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग और एमबीए भी कर लिया साहब, वो उठाए घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों तलाश रहे हो साहब? आप इंजीनियर बने हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की शिक्षा ली है, आपने एमएससी पीएचडी की है, साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। आप अपना कारोबार क्यों शुरू नहीं करते? आप अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत सारे आपको अवसर ऐसे मिल सकते हैं। सरकार की और बहुत सारी योजनाएं हैं। हुँ, उनका उपयोग करें, संसाधन जुटाएं और जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध नौजवान है, वो अपने अपने इलाके में रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बने। स्वरोजगार की तरफ खुद बढ़े हुँ, और फिर अनेकों लोगों को रोजगार दे। छोटे-छोटे स्थानों पर बड़े-बड़े काम नौजवान लीग से हटकर अगर सोचना शुरू कर देंगे तो करेंगे। अ, जी। अमेरिका की या दुनिया की आप कोई 20 एमएनसीज की लिस्ट बना लीजिए, बड़ी कंपनियों की, हुँ, जिनका हुँ, जिनका कारोबार आज इतना बड़ा है कि अकेली अकेली कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा उनका कारोबार है। तो उनमें से आपको कई ऐसी मिलेंगी जिनका काम किसी एक मकान के जो गैराज है हुँ, या हुँ, जहां गाड़ी खड़ा करने की जगह है या किसी पीछे में एक स्टोर का कमरा था, वहां से शुरू हुआ था। किसी प्रतिभावान व्यक्ति ने वहां से शुरुआत की थी, करते करते आज वो दुनिया पर छा गया है। ऐसे छाने वाले, दुनिया को जीतने की तमन्ना और चाह और ऊर्जा रखने वाले नौजवानों की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। वो बहुत सारे हमारे पास हैं। योग दिवस पर वो अपने आप को जोड़ें इस परंपरा के साथ। योग का एक अर्थ जोड़ना भी होता है। जी। तो योग दिवस पर देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा से स्वयं को जोड़ें। भविष्य के तार प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ आज का जो वर्तमान का युवा है जी। उसी को जोड़ने हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास अगर नौजवान को हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मेरा या आपका भी सपना वही है, जी, वो जी, सपना जी। साकार करना असंभव नहीं रहेगा। जी, बहुत बड़ी बात कही है सर आपने और हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने योगा दिवस के उपचार से और योगा दिवस के दिन से निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर हों। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत-बहुत आभार। पुराने समय में योग को बहुत महत्व दिया जाता था, तभी सबकी आयु इतनी लंबी होती थी, इम्यून सिस्टम मजबूत होते थे और बहुत लंबी उम्र तक लोग जीते भी थे। यहाँ तक कि अब योग को फॉरेन कंट्री में भी फॉलो किया जा रहा है। लोग इसे हर दिन के दिनचर्या में इसे फॉलो कर रहे हैं और हम भारतवासी पीछे क्यों हैं? जहाँ भारत से ही हमारा योग उत्पन्न हुआ है, हमें ऐसा क्या हो गया है, हमें क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा? हम 5 मिनट भी अपने योग के लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।